Another guest, Dr. Bhanavat and Dr. Sri Bhagwan are also there. I again welcome you, sir, that you are present here. So without wasting time, we come to the point, and I also request to all the participants that be ready with your papers, because after the address by our chief guest, Dr. Bhanavat, we will be ready for your paper. The paper presentation session will continue after this session, after this deliberation by Dr. Bhanavat. So please, sir. महर्षि कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय गुप्ता जी, इस संपूर्ण आयोजन की संयोजक डॉक्टर गीता गुप्ता जी, भाई रविकांत जी, सुबह के सत्र में मुझे मौका मिला दो प्रबुद्ध विद्वानों को सुनने का, एक मुख्य धारा के मीडिया से और एक हमारे अकादमिक क्षेत्र से। निश्चय ही आप दोनों ने जिस तरह से भाषा, मीडिया और समाज के अंतर संबंधों को समकालीन परिवर्तित तकनीकी दौर में व्याख्यायित किया, उसने इस आपकी एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की एक बेहतरीन आधार भूमिका तैयार की है। मुझे भी क्योंकि अवसर दिया गया अपनी बात रखने का, तो मैं सबसे पहले तो पूरे कॉलेज प्रबंधन और आयोजकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और मैं पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देख रहा था, चैट बॉक्स देख रहा था, मैंने देखा अलग अलग महाविद्यालयों के कई शिक्षक हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं। एक बहुत अच्छा विषय। दुर्भाग्य से भाषा का चिंतन हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, और विशेषकर मीडिया में तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती या संकट का दौर है, और जिसने हमारे पूरी जीवन शैली को किस तरह से प्रभावित किया है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से, उसके संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात करूंगा। भाषा, मीडिया और समाज, ये तीनों तत्व किसी भी सभ्यता और संस्कृति की रीढ़ होते हैं, उसकी बैकबोन होते हैं। भाषा, मीडिया और समाज, ये तीनों आपस में एक अंतर इससे जुड़े रहते हैं। इनका एक बहुत ही गहरा संबंध होता है, अटूट संबंध होता है, एक दूसरे पे इनकी पारस्परिक निर्भरता होती है। भाषा मानव संचार का सबसे प्रमुख साधन या माध्यम है। भाषा के बिना शायद हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। एक फिल्म आई थी जिसके नायक मूकाभिनय, केवल मुंह बोलते कुछ नहीं थे, इशारों से ही बात करते थे। वो फिल्म भी काफी लोकप्रिय हुई थी। और जब हम पढ़ते थे विश्वविद्यालयों में, तो हमारे यहाँ मूकाभिनय प्रतियोगिता भी हुआ करती थी। कैसे आप बिना बोले अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। लेकिन ये एक बहुत अल्पकालिक संवाद है। मुख्य रूप से हम भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं, और मीडिया जो है वो इन सूचनाओं को प्रसारित करने का एक प्रमुख माध्यम है, और समाज उन लोगों का समूह है जो इस संचार के माध्यम से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार भाषा, समाज और मीडिया का एक गहरा अंतर संबंध है। और आज के समय में हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने बात की डिजिटल तकनीक के बारे में भी। तो मीडिया के माध्यम से इस डिजिटल दौर में सूचनाओं का बहुत तेजी से प्रसारण और प्रचार जो है वो किया जा रहा है। उसकी गति जो है बहुत तेज कर दी गई है। हम जब पढ़ते थे महाभारत और वेदों को, और इस तरह के हमारे जो आजकल बहुत बात की जा रही है IKS की, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा की, और जब भी कभी पत्रकारिता की बात होती है तो महर्षि नारद अनायास याद आ जाते हैं। महर्षि नारद को एक क्षमता हासिल थी कि किसी भी सूचना को वो क्षण भर में भुवन व्यापिनी कर देते थे। ऐसा पौराणिक कल्पनाएं हैं। आज महर्षि नारद की वो पौराणिक कल्पनाएं साकार हो गई हैं। हमारे पास वो ताकत आ गई है कि हम इस डिजिटल माध्यम से किसी भी सूचना को क्षण भर में
भुवन व्यापिनी कर सकते हैं। आज से कुछ वर्षों पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम देश के अलग अलग हिस्सों में बैठ करके किस तरह से इस पारस्परिक विचार विनिमय को, इस संवाद को आगे बढ़ा सकते हैं। आज तकनीक ने हमको ये ताकत दे दी है। तो मीडिया और भाषा, इन दोनों ने हमारे पूरे परिवेश को एक तरह से प्रभावित किया है। भाषा के बिना विचार अधूरा है, मीडिया के बिना उनका प्रचार अधूरा है, और समाज के बिना इनका मूल्य या इनकी महत्ता या इनकी प्रासंगिकता अधूरी है। इसलिए इन तीनों तत्वों के बीच एक अत्यंत घनिष्ठ और पारस्परिक, एक तरह से जिसको आप कहते हैं सप्लीमेंट्री या पूरक संबंध है, और बहुआयामी संबंध इन तीनों के बीच में है। भाषा, संचार माध्यम और समाज, ये तीनों घटक एक त्रिकोण की भांति है, जो न केवल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं बल्कि मानव सभ्यता की दिशा को भी तय करते हैं। किसी भी समाज में किसी भी प्रकार की संचार पद्धति जो प्रचलित है, वह समाज की संरचना, मूल्य और राजनीतिक व्यवस्था को आकार देती है। भाषा किसी भी समाज की आत्मा होती है। वह केवल संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि विचार, संस्कृति, परंपरा और भावनाओं की संवाहक होती है। संस्कृत, हिंदी, तमिल, उर्दू, बंगला, मराठी, उड़िया, न जाने ऐसी कितनी भारतीय भाषाएं हैं जो अपनी विविधता और वैशिष्ट्यता को दर्शाती हैं और एक समृद्ध विरासत की प्रतीक बनती है। भाषा मनुष्य के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को साझा करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं और समाज से जुड़े रहते हैं। भाषा मानव सभ्यता के विकास की एक महत्वपूर्ण धुरी है। वह ज्ञान के संचरण, शिक्षा, साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करती है। भाषा के बिना मानव सभ्यता की कल्पना करना भी शायद असंभव होगा। और भारत जैसा बहुभाषी देश, जहां भाषा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, 22 से अधिक अनुसूचित भाषाएं और सैकड़ों बोलियां, यह भाषाई वैविध्य और हमारी सांस्कृतिक विरासत का ही तो प्रतीक है। मातृभाषा दिवस हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। बांग्ला भाषा के लिए बांग्लादेश में कुछ युवाओं के बलिदान की स्मृति में मनाए जाने वाले इस दिवस पर अक्सर यूनेस्को की रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें वो इस बात की चिंता प्रकट करते हैं कि आज दुनिया में कितनी भाषाएं और बोलियां विलुप्त हो रही हैं। आज ये बहुत बड़ा संकट या चुनौती हमारे सामने है, और प्रतिवर्ष अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह संकल्प लिया जाता है कि हम हमारी भाषा और बोलियों की उस सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए कुछ काम करेंगे। और फिर मीडिया, हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने अंग्रेजी में अपनी बात की, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और हिंदी पत्रकारिता से इसको जोड़ूंगा। देखिए, मई का महीना आने वाला है और मेरी दृष्टि में वो ऐतिहासिक दिन है 30 मई, क्योंकि 30 मई सन 1826 को इस देश में हिंदी का पहला अखबार प्रकाशित होता है। तो आप कल्पना कीजिए, अगले महीने में हम 2 सदी पूरी कर चुके होंगे। बल्कि अभी जयपुर में एक सार्क पत्रकारों का सम्मेलन था, सार्क कंट्रीज के, तो वहां भी मैंने जो इंडिया चैप्टर के हमारे प्रतिनिधि थे, ऑफिस बेरर थे, उनसे कहा कि एक ऐतिहासिक घटना है। युगल किशोर शुक्ल, उसके नाम से उन्होंने एक पुरस्कार भी शुरू कर रखा है। इस साल 200 वर्ष हो जाएंगे उनको अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। तो क्यों नहीं देश भर में इस तरह के आयोजन किए जाएं और युगल किशोर शुक्ल के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता की 2 सदी की उस परंपरा पर कहीं विचार मंथन किया जाए। मीडिया, जैसा कहा कि कभी समाज का दर्पण कहा जाता था, और चित्कारा जी ने तो उसे समाज का लेंस बता दिया है कि किस तरह से वो चीजों को मैग्नीफाई करता है, ग्लोरीफाई करता है। लेकिन यह मीडिया ही तो है जो आम आदमी तक पहुंचने का एक प्रभावशाली माध्यम है। तभी तो इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथा स्तंभ हमारे संविधान ने नहीं कहा है। 4th स्टेट संवैधानिक मान्यता नहीं है इसको, ये जनता ने सम्मान दिया है इसको, क्योंकि ये उन एक तरह से जो ऐसी आवाजें हैं जिनको कहीं मुखर नहीं हो पाती है, जिन्हें मंच नहीं मिल पाता है, ऐसी जो मौन वाणी है उसे कहीं मीडिया अभिव्यक्ति देता है।
इसलिए हम इसे चौथी सत्ता कहते हुए लोकतंत्र का एक प्रमुख घटक मानते हैं। वस्तुतः मैं तो ये मानता हूं कि ये चौथी सत्ता जो हमारी तीन सत्ताएं हैं उस पर निगरानी करता है, इसीलिए वॉचडॉग कहते हैं इसे। एक सामाजिक प्रहरी के रूप में मीडिया जो है वो काम करता है। मीडिया केवल घटनाओं की जानकारी नहीं देता है, बल्कि आपके विचारों और मतों को भी एक आकार देता है। आज मीडिया के अनेक रूपों से हम परिचित हैं। जब मैं युगल किशोर शुक्ल के उदंत मार्तंड की बात करता हूं तो वो हमारे यहाँ के एक प्रिंट मीडिया की परंपरा है। उसके बाद हमने सिनेमा का दौर देखा। पहली बार कल्पना कीजिए जब बंबई के वॉटसन होटल में पहली बार लोगों ने चलती फिरती आकृतियां देखी होंगी। एक 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 अजीब सा रोमांच उस समय के दर्शकों को होने लगा। टिकट खिड़की पर इतनी भीड़ पड़ी कि वहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जब लोगों ने स्वयं को चलते फिरते रूप में उस पर्दे पर देखा। आज सिनेमा की इस तकनीक में कितना परिवर्तन हो गया है ये देखना है तो कभी आप जाएं हैदराबाद का फिल्म सिटी देखने के लिए। उस सारे चमत्कारों को वहां आप स्वयं देख सकते हैं और शायद फिल्म देखने का नजरिया आपका बदल जाए। परिवर्तन किया है। फिर आता है रेडियो का दौर। रेडियो की भी हम एक सदी की यात्रा को पूरा कर चुके हैं। सिनेमा की यात्रा पूरी हो गई, रेडियो की यात्रा पूरी हो गई। रेडियो कितने करवट बदले रेडियो के इतिहास ने, वो विषय मेरा नहीं है, नहीं तो मैं उसकी बात करता। लेकिन भाषा के संदर्भ में जब जब बात होती है तो मैं रेडियो को अवश्य उसमें उद्धृत करता हूं, और विशेषकर आकाशवाणी को। जब हम पढ़ते थे और पढ़ाना शुरू किया था उस समय उच्चारण को लेकर के हम रेडियो को सजेस्ट करते थे, विद्यार्थियों को सलाह देते थे कि रेडियो नहीं आकाशवाणी की न्यूज को सुनिए। मुझे अभी तक कानों में गूंजती है देवकीनंदन पांडे की आवाज। अभी तक अशोक वाजपेयी और अंग्रेजी में लोधी करतनम मेलवडी मेलो जैसे लोग जिनको हम केवल उच्चारण के लिए सुना करते थे। मेरे एक मित्र के भार्गव, एक बार उनका नया फोन आता है कि आप संजीव जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं के भार्गव बोल रहा हूँ। मैंने कहा साहब मैं तो बहुत दिनों से ढूंढ रहा था आपको, कि क्या हुआ। मैंने कहा मुझे आपकी वो पुस्तक चाहिए जो आपने निकाली थी, विश्व उच्चारण कोश। क्या आपने कहाँ पढ़ा उसके बारे में? मैंने कहा मैंने अखबारों में रिव्यू पढ़ा। उन्हें किसी ने सजेस्ट किया था जयपुर में आके मुझसे संपर्क करने का। लखनऊ नवभारत टाइम्स के संपादक नंद किशोर त्रिखा जी हुआ करते थे उस समय की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए एक आकाशवाणी का समाचार वाचक दूसरे देशों के दूतावासों में जाकर के उन देशों के शहरों के व्यक्तियों के नेताओं के नाम कैसे बोले जाते हैं उस पर परिश्रम करके पुस्तक छाप रहा है। एक एक शब्द के उच्चारण पर कितना ध्यान दिया जाता था, वर्तनी पर कितना ध्यान दिया जाता था। रेडियो की, आकाशवाणी की अपनी एक स्टाइल बुक है, शैली पुस्तिका है जिसका वो अनुसरण करते हैं अपने समाचार बुलेटिन से। मैं यूं कहूं कि शायद करते थे। अब तो ना उच्चारण की वो वैशिष्ट्य मिलेगा और ना वर्तनी और वाक्य संरचना के बारे में इतना गहनता से चिंतन होता है। तो हम रेडियो के दौर में आए, फिर हम टेलीविजन के दौर में आए, जिससे पहले हम दूरदर्शन और अब टेलीविजन, चूंकि प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आ गए हैं। और फिर आता है डिजिटल दौर, और जिसमें एक तरह से मुझे लगता है भाषाई जो करवट बदली गई है। अब हम जैसे शिक्षक तो बहुत दुखी, व्यथित और चिंतित रहते हैं, लेकिन ये आज की भाषा हो गई है। किस तरह का स्लैंग हमने विकसित कर लिया है बोलने में, लिखने में। और जब से ये एआई का प्रवेश हुआ है, मुझे नहीं पता कि किसी के जन्मदिन पर हम HBD लिख करके ही उसे बधाई देते हैं, या किसी की मृत्यु पर RIP लिख के शोक जताते हैं। किसी के जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है उसका जन्मदिन, और HBD, आपके पास इतना भी समय नहीं है कि 2 लाइन लिख करके उसे उत्साहित कर दें। और RIP, क्या आपके पास इतना समय नहीं है कि उस व्यक्ति के इतने दुख में हम 2 लाइन सांत्वना की ढंग से लिख सकें? बल्कि मित्रों, मुझे तो डर है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा नहीं हो कि हम इन अंग्रेजी शब्दों की और हिंदी शब्दों की वर्तनी भूल जाएं। HBD, क्योंकि अब तो सजेशंस ऑटोमेटिक आ रहे हैं आपके पास, तो उस ऑटोमेटिक सजेशन की उस दौड़ में, अंधी दौड़ में, कहीं ऐसा ना हो हम भाषा की वो जो प्रवाह है, भाषा का जो एक मतलब मैं तो मानता हूं कि शब्द, हमारे यहाँ तो कहा गया है कि अक्षर जो है वो तो ब्रह्म है। अक्षरों की साधना ब्रह्मा की साधना है। लेखन कोई सामान्य काम नहीं है। लेखन क्यों, संचार की कोई भी विधा हो, चाहे आप लिख रहे हैं, चाहे आप बोल रहे हैं, चाहे टीवी पे इंटरव्यू ले रहे हैं, रेडियो टॉक है, कैसे आप श्रोता के साथ एक
तादाद में स्थापित करेंगे। रिमोट आपके हाथ में है, सेकंड्स लगते हैं रिमोट को बदलने में। वो एक विज्ञापन जिसके लिए उसे लाखों रुपए देने पड़े और आप देखते ही नहीं, रिमोट बदल लेते हैं। जब तक उस 1 मिनट की स्टोरी में वो ताकत नहीं होगी कि वो आपको बांधे रखे, वो तभी होगी जब उसमें भाषा का वो प्रभाव होगा। ठंडा मतलब कोका कोला, वर्षों तक हमारे मन मस्तिष्क पर ये विज्ञापन छाया रहा। फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन, कितने सारे ऐसे स्लोगन थे जो अभी तक हमारे मन में रच बस गए हैं। और आज के विज्ञापन हमारी युवा पीढ़ी हमारे से ज्यादा जानती है किस तरह से वो उन विज्ञापनों की बात अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो हमने शुरू की प्रिंट मीडिया से अपनी यात्रा, बहुत बड़ी साधना थी। पूरे के पूरे देश के आजादी के आंदोलन को इस मीडिया ने चलाया। चाहिए एक संपादक, वेतन, हर संपादकीय पर एक सूखी रोटी, एक गिलास ठंडा पानी और 10 वर्ष की जेल, ये पारितोषिक मिलता था। ये शब्द की सत्ता थी। वो जो पत्रकार लिखता था उसका असर होता था। अखबार की संख्या लाखों में नहीं थी, पाठक संख्या हजारों करोड़ों में नहीं थी। कुछ हजार भी नहीं छपती थी प्रतियां, कुछ 100 प्रतियां छपती थी, लेकिन पूरे देश के अंदर एक हलचल मच जाती थी। ये शब्द की ताकत थी जिसको उस समय के पत्रकारों ने जिया, उस समय के कम्युनिकेटर्स ने जिया। मुझे लगता है आज भी वैसे ही कम्युनिकेटर्स की आवश्यकता है, जिनकी भाषा में वो तड़प हो, जिनकी भाषा में वो कसक हो, जिसकी भाषा में वो अभिव्यक्ति हो कि व्यक्ति तिलमिला उठे। आप पत्रकार से उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो खुद तलवार लेकर रण क्षेत्र में निकल जाएगा। वो आपको विचारों के माध्यम से कहीं उत्तेजित करेगा। वो आपको जो हमारे समकालीन परिवेश है उसके बारे में सजग सचेत करेगा। तभी शायद हम कुछ करने के लिए तत्पर होंगे, उस विकृत व्यवस्था से जूझने के लिए तैयार होंगे। तो यह मीडिया ही है जो आपके लिए सूचनाओं और समाचारों का स्रोत है। लोगों की राय बनाने में, राय को प्रभावित करने में, सामाजिक आंदोलनों को, राजनीतिक आंदोलनों को आगे बढ़ाने में कहीं योगदान देता है। चुनौती यही है कि इसका सार्थक ढंग से उपयोग किया जाए। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति बन रही है। टीवी चैनल्स देखिए, क्या नहीं लगता है आपको कि कल ही हम पाकिस्तान को नष्ट कर देंगे? किस तरह की डिबेट हो रही है, किस तरह की हेडलाइंस आ रही है। यदि युद्ध से इन चीजों का शमन हो जाता तो आज 3 साल तक रूस यूक्रेन लड़ते नहीं रहते। अंततः आपको संवाद की मेज पे आना ही पड़ेगा। तो हम किस तरह की भावनाओं को प्रचारित कर रहे हैं? जो महिला उत्पीड़न की खबरें हैं, सामाजिक विकृतियों की खबरें हैं, किस तरह के शीर्षक लगा रहे हैं। हमने खेलों को रणक्षेत्र बना दिया है। हार किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगी। भारतीय सेना इधर चली पाकिस्तान की तरफ क्रिकेट मैच खेलने के लिए, रणबांकुरे बना दिया। हार के आए तो पत्थर पड़ेंगे, जीत के आए तो गुलाब के फूलों से स्वागत होगा। खेल खेल की भावना से खेलो, वो नारे कहाँ चले गए, वो भावनाएं कहाँ चली गई जो पंडित नेहरू ने कही थी। और जयपुर में हमारे जो स्टेडियम है वहां वर्षों तक ये लगा हुआ था उनका ये कोटेशन। अब तो मुझे नहीं पता, बहुत समय से गए नहीं, क्योंकि टीवी पे ही सब कुछ देख लेते हैं। तो आप देखिए किस तरह से भाषा आपके संस्कारों को प्रभावित करती है, आपके विचारों को प्रभावित करती है। तो मैं कहता हूं प्राचीन काल से लेकर के आज तक देखिए आप, यदि प्राचीन युग में जाएंगे वहां भी संवाद का एक तरीका था। पत्थर, मिट्टी और जो हमारा वर्बल परंपरा है, वेदों को तो पूरा मौखिक परंपरा से शुरू हुआ। और अब हम कौन से दौर में आ गए हैं? धर्म आधारित, परंपरा आधारित समाज। उस समय इस पर प्रभाव पड़ा था। जब आप पत्थर, मिट्टी और मौखिक परंपरा से शुरू की थी यात्रा, तो हमारे धर्म और समाज पे किसी तरह से प्रभाव पड़ा था। फिर आता है मध्यकाल, जब हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स आने लगी, पांडुलिपियां आने लगी और धार्मिक ग्रंथ आने लगे। तब एक दौर था जहां धार्मिक सत्ताएं या पादरी की जो सत्ताएं हैं वो प्रमुख होती हैं। फिर छापे खाने का आविष्कार हुआ, तब भी बवाल मचा था जब छापे खाने आए थे। कैसे इन धर्म ग्रंथों को एक वर्ग विशेष के अलावा कोई पढ़ सकता है? उस तरह का विरोध हुआ उस समय भी। लेकिन हर नई तकनीक नए खतरे लाती है, तो नई चुनौतियां लाती है, नई संभावनाएं लाती है। और यही बात मैं डिजिटल दौर में या एआई के दौर में कहता हूं, ये दौर आएगा, पीछे नहीं लौट सकते। आपको स्वागत करना होगा, इन सबको अपनाना पड़ेगा। जब कंप्यूटर्स आए थे, ऑफिसेज में हड़तालें हो गई थी, कंप्यूटर नौकरी छीन लेगा। लेकिन आज यदि आपको कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तो नौकरियां नहीं है आपके लिए। आप देखिए किस तरह से तकनीक हमारे जीवन को बदलती है।
तो जब प्रिंटिंग आया तो प्रिंटिंग के साथ साथ अखबार भी आए और उससे जन चेतना जागृत हुई, सामाजिक सुधार आंदोलन आए। फिर आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, फिर उसमें टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीग्राम वगैरह शुरू हुए, रेडियो आया, टेलीविजन आया और उससे एक राष्ट्रीय भावनाओं का भी कहीं विस्तार हुआ। और फिर आया डिजिटल दौर, इंटरनेट के माध्यम से, जिसे आप सोशल मीडिया कहते हैं। हालांकि ये एक्सप्रेशन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। यदि केवल ये इंटरनेट पर या जो इंटरएक्टिविटी वाला मीडिया है वो सोशल मीडिया है, तो क्या बाकी सारे मीडिया एंटी सोशल है? इसलिए मैं इसे डिजिटल मीडिया कहना ज्यादा पसंद करता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ। तो इस डिजिटल मीडिया ने आपके पूरे समाज को एक नई तरह से बदल दिया है। मोबाइल ने आपको एकाकी बना दिया है और आप उसी में कहीं ना कहीं डूबे रहते हैं, है ना। एक समय था जब फिल्म देखना एक महोत्सव था, हम तैयार होकर के जाते थे, टिकट लेते थे, पिक्चर हॉल में बैठते थे, आसपास की होने वाली हुटिंग, कमेंट्स, उनको भी एंजॉय करते थे। लेकिन अब ये हमारा एक व्यक्तिगत अभिरुचि का माध्यम हो गया है। वो दौर खत्म हो गया जब टीवी को हमने इडियट बॉक्स कहा था। ये कहते थे कि टीवी हमारे निजी क्षणों को कहीं चुरा लेगा। अब कोई टीवी को इडियट बॉक्स नहीं कहता है। वो सारी डिबेट आ गई अब डिजिटल मीडिया को लेकर के कि किस तरह से ये आपके पूरे परिवेश को जो है बदल रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मीडिया चाहे प्रिंट है चाहे डिजिटल है, वो अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। डिजिटल मीडिया की शुरुआत के साथ हमने कहा था कि ये लोकतांत्रिक दौर आया है सूचनाओं का और विचारों का, जहां हजारों किलोमीटर दूर बैठी हुई कोई नवयुवती जो उतनी प्रखरता से अपनी बात सार्वजनिक मंच पर नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास आज एक ऐसा मंच है, यदि उसके पास भाषा है, यदि उसके पास अभिव्यक्ति है, यदि उसके पास मौलिक विचार है, तो वो उस मंच से अपनी बात को दुनिया के उस हर कोने में पहुंचा सकती है, उन भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए जहां उसकी भाषा और प्रतीकों को जानने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। हमने पिछले वर्ष को उदाहरण देखिए किस तरह से पड़ोसी तानाशाही देशों में एक 18-20 साल की नवयुवती की फेसबुक पोस्ट ने एक नई क्रांति की शुरुआत कर। हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं हुई है। मी टू जैसे आंदोलनों ने, जिन्होंने उन छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से अपनी शिकायतों को लेकर के जिस तरह से पीड़ित प्रताड़ित वर्ग सामने आया, उसने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी। तो ये ताकत है भाषा की, ये ताकत है मीडिया की, ये ताकत है तकनीक की, जो आपको अपनी बात कहने की क्षमता और अवसर प्रदान करता है। मीडिया की भाषा, उसकी प्रस्तुति और उसकी शब्दावली का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मीडिया ही वह मंच है जहां भाषा का जीवंत प्रयोग होता है। मीडिया की भाषा संवाद की भाषा नहीं रही, वह समाज के मूल्य तय करने लगी है। जैसे न्यूज एंकर की भाषा, विज्ञापन की भाषा, सोशल मीडिया की भाषा, ये सब एक नई भाषा का संसार गढ़ रहे हैं। आज मीडिया की भाषा सरल, आकर्षक और जनोन्मुख तो बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ भाषा की गुणवत्ता, व्याकरणिक शुद्धता और अभिव्यक्ति की गंभीरता, इसमें निरंतर ह्रास हो रहा है। और एक शिक्षक के रूप में मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ आपको, मुझे पता नहीं मेरे पास कितना समय बचा है। उन शब्दों और अभिव्यक्तियों को जब मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो कहीं मन कचोटने लगता है। वर्तनी की इतनी अशुद्धि, चाहे आप सार्वजनिक स्थानों पर जाइए, हवाई अड्डों पर जाइए, दुकानों पे जाइए, बैंक में जाइए, मुझे जगह जगह इतनी अशुद्धियां मिलती हैं। तो मैं अक्सर जहां तक संभव होता है तो संबंधित अधिकारियों, हिंदी अधिकारियों को टोकता हूं कि कम से कम आप भाषा के उस संस्कार को तो बचा के रखें। तो ये जो एक सबसे बड़ी चुनौती आई है, मुझे लगता है एक शिक्षक के रूप में कहीं हमें इस चुनौती से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी। कादम्बिनी दुर्भाग्य से बंद हो गई पत्रिका, भाषा बोध करके कॉलम आता था। हिंदू आज भी नो योर इंग्लिश जैसे कॉलम छाप रहा है। जनसत्ता अच्छी हिंदी करके कॉलम छापता था। हमारे राजस्थान पत्रिका में चंद्रगुप्त वाष्णी ने लंबे समय तक एक कॉलम लिखा है भाषा को लेकर के। आज भाषा की चिंता किसे है? हर अखबार की स्टाइल बुक उस अखबार में काम करने वाले पत्रकारों के लिए एक गीता कुरान गीत की तरह होती, जिसका वो पूरी तरह से अमल करते थे। और अब इन नए पत्रकारों से हम पूछें तो वो शायद स्टाइल बुक क्या होती है नहीं जानते। कई पत्रकारों ने अपनी स्टाइल बुक बनाई है। स्टेट्समैन की स्टाइल बुक अपने आप में एक शोध का विषय हो सकता है, इतना बढ़िया उन्होंने स्टाइल बुक बनाई थी। किसी दौर में मुझे देखने का मौका मिला था। एजेंसीज जो अपने यहाँ अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज
उनकी अपनी स्टाइल बुक है। कोविड में कितने नए शब्द आपको दिए थे। तो भाषा समय के साथ बदलती रहती है। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसी पुरानी भाषा में हैं। जिस तरह से ज्ञान विज्ञान का प्रसार हो रहा है, नए शब्द, नई भाषा, नए संस्कार हमको मिलते हैं और हम उन्हें अपनाते हैं। ये मीडिया का ही प्रभाव है। इसलिए मैं तो मीडिया को एक भाषा शिक्षक मानता हूँ, जिसका जो प्रयोग वहां होगा वो प्रयोग हमारे जीवन शैली में आ जाएगा। जब रामायण महाभारत जैसे धारावाहिक आते थे, उसमें पिताश्री माताश्री हमारी जीवन शैली में हम बोलने लग गए थे, या पिताश्री बहुत नाराज है, हम फिल्म देखने नहीं आएंगे। इतना असर पड़ता है मीडिया। तो समाज चूंकि मनुष्यों का एक संगठन है और निश्चित रूप में निश्चित क्षेत्र में रहता है, इसलिए सामाजिक संबंधों के माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। समाज का निर्माण भाषा के माध्यम से होता है। भाषा के बिना लोग एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते हैं, संस्कृति को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, सामाजिक संबंध नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार भाषा समाज की वो आधारशिला है। मीडिया के अध्ययन से समाज की जानकारी मिलती है, लोग जागरूक होते हैं। मीडिया ने ही बहुत सारी सामाजिक विकृतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़े हैं। मीडिया अपनी सामग्री को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करता है। आज तो एआई ने सुविधा दे दी है कि आप तुरंत कितनी भाषाओं में वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। भाषा मीडिया के माध्यम से समाज में प्रवेश करती है और समाज को विशिष्ट आकार देती है। भारत में जैसा मैंने कहा बहुत सारी भाषाएं हैं और उन अनेक भाषाओं के अपने चैनल हैं। और अब तो जो मल्टीनेशनल्स हैं, चाहे आप स्टार न्यूज की बात करें या जो दूसरे चैनल्स हैं जो विदेशों से हमारे यहाँ पर प्रसारित हो रहे हैं, उन्होंने भी उस बाजार की आवश्यकता को समझते हुए स्थानीय भाषाओं में अपने प्रसारण जो है वो शुरू किए हैं। तो मीडिया भाषा के प्रसार और संरक्षण में अपनी भूमिका निभाता है। डिजिटल मीडिया के आगमन से भाषा के उपयोग के अवसर बढ़ गए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि जिस तरह के ये हमारे प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, इसने स्थानीय भाषाओं को भी कहीं बढ़ावा दिया है, क्योंकि अब हम खुद कंटेंट जनरेटर हैं। हर व्यक्ति अपने आप में कंटेंट जनरेटर है। तो जब आप खुद कंटेंट जनरेट करेंगे तो आपकी जो भाषा है, जिस भाषा में आप लिखते पढ़ते सोचते समझते हैं, आप उसी भाषा में कंटेंट तैयार करेंगे और इन सारे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उसे आगे प्रसारित करेंगे। तो मीडिया के माध्यम से भाषा किस तरह से एक आकार लेती है, ये हमने कोविड में भी देखा कि किस तरह से नए नए शब्द हमें दिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, न जाने कितने ऐसे शब्द थे, रेड जोन और कितने बहुत सारे शब्द थे। उस समय हम अक्सर बात करते थे, तो कोविड ने किस तरह की वो शब्दावली दी थी। सामाजिक मुद्दों को उठाने में और प्रचारित करने में भी इनकी महती भूमिका है, विशेषकर महिला अधिकार और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। आप में से अधिकांश मित्रों को जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक इस तरह का प्रकाशन निकाला है, जिसमें डूज एंड डोंट्स, किस तरह के शब्दों का प्रयोग विशेषकर महिलाओं के संबंध में आप करेंगे और किस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। एक पूरी उसने गाइडलाइन जारी की। मेरे ख्याल पहली बार एक इस तरह का हुआ है। फिर बहुत सारी चुनौतियां आई, पर्यावरण प्रदूषण की बात आई, सोशल जस्टिस की बात आई, तो उस समय भी किस तरह की भाषा का प्रयोग होगा उसको लेकर के भी कहीं विचार मंथन जो है चलती रहता है। लेकिन फिर एक दौर आता है टीआरपी का, सो कॉल्ड टीआरपी। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। और अखबारों में किसी तरह प्रसार संख्या को बढ़ाने का, इसका परिणाम क्या हुआ? उत्तेजक शब्दावली, उत्तेजक शीर्षक, उस तरह की भाषा। और जब ये डिजिटल आ गया तो जिसे हम क्लिक बैट कहते हैं, हेडलाइन क्या जा रही है और अंदर कंटेंट क्या जा रहा है, आपका सारा कंसंट्रेशन किधर हो गया? क्लिक के ऊपर, क्योंकि उससे पैसा मिलता है। आपको आपकी वेबसाइट पर कितने क्लिक आ रहे हैं, आपने जो कुछ प्रसारित किया है उसके ऊपर कितने क्लिक मिल रहे हैं, जिसे क्लिक बैट कहते हैं आप। तो आप कैसे शीर्षक लगाएंगे जिससे लोग उस पर हिट करें, उस पर क्लिक करें, उस पर और देखें, और देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि जो शीर्षक लगा हुआ था वो तो कहीं उसमें है ही नहीं। तो किस तरह से जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमें सोचना होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया ने नई भाषा और नया समाज हमें दिया है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया था मीम्स का, इमोजीज का। ये किस तरह की भाषा आ गई है। हम इमोजीज के माध्यम से बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि कहीं ऐसा न हो ये इमोजीज आदि हमारी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता को कुंठित करते हैं। जब आज प्रतियोगी परीक्षाओं में
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से चयन हो रहे हैं पत्रकारों के या जनसंपर्क कर्मियों के। मुझे लगता है कि जब उस पद्धति से पढ़ के जो व्यक्ति आता है उसमें कई बार ये चुनौती आती है कि वो 4 वाक्य ठीक तरह से नहीं लिख पाते हैं। जिनका काम ही लिखना है वो व्यक्ति यदि नहीं लिख पाएगा तो फिर क्या स्थिति होगी। इसलिए इस तरह की चीजें अपनी एक सीमाओं तक तो स्वीकार्य है, लेकिन जब हम पूरी तरह से निर्भर हो गए तो फिर मुझे लगता है कि हमारी जो स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति है उस पर कहीं अधिक चुनौती आएगी। आज हम एक भाषा में, मैं नई पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, करीब 40 वर्षों का जो मेरा अनुभव रहा पढ़ाने का, उस समय जो मैं दौर देख रहा था, शुद्ध हिंदी में वाक्य लिखना या धारा प्रवाह बोलना, ये अपने आप में एक चुनौती है। तो भाषा की अभिव्यक्ति के कई साधन हमको मिले हैं, लेकिन चुनौती यह है, मुझे पता नहीं कितने मित्र मुझसे सहमत होंगे, लेकिन पारंपरिक भाषा अनुशासन, व्याकरण और शुद्धता पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हॉवर्ड जनसत्ता अखबार जो है वो लिखता है हॉवर्ड, मतलब र की मात्रा ड पे लगी हुई है। और बाकी जो अखबार देखता हूं मैं, हिंदी के दूसरे करीब 5-7 अखबार में रेगुलर देखता हूं, उन सब में हॉवर्ड लिखा हुआ है। और मन मस्तिष्क फिर चिंतित होता है कि सही शब्द क्या है, हॉवर्ड है या हॉरवर्ड है। तो हमने कहीं ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसका सही वर्तनी क्या है। एक अक्सर शब्द का प्रयोग होता है संभावना। अभी जयपुर में तेज अंधड़ चल रहा था सुबह सुबह, आज मुझे डर भी था कहीं विद्युत सेवा ठप न हो जाए। अब अखबार में क्या छपेगा, जयपुर में अंधड़ की संभावना, जबकि अंधड़ की संभावना नहीं होगी, आशंका होगी। संभावना हमेशा सकारात्मक होती है, आशंका नकारात्मक होती है। आज शाम के सत्र में डॉक्टर भानावत के फिर आने की संभावना है। इसका मतलब वो ठीक ठाक सुबह बोल गए थे, शाम को भी संभाल लेंगे। और ये लिख दिया कि डॉक्टर भानावत के आने की भी आशंका है, सुबह भी बहुत बोर किया फिर आ गए। ये संभावना और आशंका में फर्क है। इतने अनर्गल शब्दों का प्रयोग हम हमारी दैनिक भाषा में, दैनिक उसमें करने लग गए हैं। मीडिया में भी रविवार के दिन द्वारा पता नहीं कितनी तरह के शब्दों के ऐसे प्रयोग हैं जो हमारी उस भाषा को शिथिल बनाते हैं। और वर्तनी, वो तो मुझे लगता है कि ईश्वर ही मालिक है, जिस तरह की गलतियां हम लोग कर रहे हैं। तो कई बार भाषा राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाती है। मीडिया में भाषा के प्रयोग से तय होता है कि कौन सी विचारधारा समाज में प्रभावी होने जा रही है। समाचारों की प्रस्तुति में प्रयुक्त विशेषण, शीर्षक और वाक्य विन्यास समाज में एक राय कायम करते हैं। एक ही घटना को अलग अलग अखबार किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं वो उनके शीर्षक देख करके आप समझ सकते हैं। जब बजट पेश होगा तो अक्सर इस तरह के व्हाट्सएप आते हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये चैनल ये अखबार ये लिखेगा और वो चैनल ये अखबार वो लिखेगा। तो ये इस तरह की, जो हालांकि मेरा ये मानना है कि हर अखबार को अपनी संपादकीय स्वतंत्रता है और वो अपना स्टैंड ले सकता है। इसलिए हमारे मीडिया के जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें हमारे कुछ मित्र जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बहुत सारे अखबारों के फ्रंट पेज उसमें लगा देते हैं, ये बताने के लिए कि किस अखबार ने उस घटना को किस तरह से कवर किया। मान लीजिए ये जो पहलगाम का अटैक हुआ, अब उसमें 8-10 अखबार हिंदी इंग्लिश के वो सब आ गए, तो किस अखबार ने किस तरह का लिखा। केवल तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है, इमोशनल रिपोर्टिंग की है, भड़काने वाली रिपोर्टिंग की है, इस तरह की चीजें आप उससे सहज रूप से समझ सकते हैं। इसलिए ये विषय मुझे महत्वपूर्ण लगता है कि आपने हमारी इस पीढ़ी को कहीं इस बात के लिए बाध्य किया है कि वो इन विषयों पर सोचे, समझे और कहीं चिंतन करके अगली पीढ़ी को तैयार करे। और विशेषकर जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनसे मेरा अनुरोध है, भाषा आधारित शिक्षण सामग्री, रेडियो शिक्षण कार्यक्रम, यूट्यूब और शैक्षिक चैनल, इन सब पर हम किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता ही है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मीडिया स्वयं एक शिक्षक है, वो नए शब्दों से आपका परिचय कराता है, सामाजिक व्यवहार को एक दिशा देता है और भाषा प्रयोग के नए मानक स्थापित करता है, नए प्रतिमान स्थापित करता है। लेकिन वैश्वीकरण और तकनीकी क्रांति के इस दौर में मुझे लगता है सभी भाषाओं को कहीं ना कहीं प्रधानता मिलने लगी है, क्योंकि टेक्नो फ्रेंडली सभी भाषाएं धीरे धीरे हो रही हैं। ऐसी स्थिति में यदि क्षेत्रीय भाषाएं भी समृद्ध होंगी तो मुझे लगता है कि अन्य भाषाओं को भी बल मिलेगा। किसी एक भाषा के शब्द का दूसरी भाषा के शब्द का यदि
व्याकरणिक अनुशासन की दृष्टि से प्रयोग होता है तो मुझे लगता है कि भाषा और सशक्त हो जाती है, संप्रेषणीय हो जाती है। जब अंग्रेजी का अखबार लिखता है पॉलिटिकल पंडित सेज, तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट की बजाय पंडित शब्द जो है वो ज्यादा संप्रेषणीय हो गया है उस संदर्भ विशेष, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी के अखबार अंग्रेजी का या अंग्रेजी के अखबार हिंदी शब्दों का प्रयोग करके उस भाषा की संप्रेषणीयता को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो हम भाषाई वैमनस्य नहीं, भाषाई विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। एक भाषा का दूसरी भाषा की एक तरह से सहचर है, और इसीलिए नई जो शिक्षा पद्धति आई है इसमें प्राथमिक कक्षाओं में अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की बात की जा रही है, और अपनी मातृभाषा में पढ़ करके बच्चा जिस तरह से एक परिपक्व होगा तो आगे जाकर के दूसरी भाषाओं का भी वो सीखने के लिए प्रेरित होगा, सहज रूप से सीख सकेगा। और जब हम उसका दूसरी भाषाओं या दूसरी संस्कृति से परिचय कराएंगे तो वो उन मान्यताओं को, उन परंपराओं को और उन शब्दों को भी सीखेगा। जैसे उर्दू और हिंदी का कितना गहरा संबंध है, और कुछ चैनल्स पे मैं कुछ जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर हैं उनको सुनता हूँ, तो जिस तरह वो उर्दू भाषा का उसमें झोंक लगाते हैं, जोड़ते हैं, अद्भुत उसकी जो संप्रेषणीयता है सीधे आपके दिल को गहराई तक वो प्रभावित करती है। तो हम एक समावेशी मीडिया की कल्पना करें ताकि सभी वर्ग, सभी भाषाओं और सभी सांस्कृतिक समूहों को उसमें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, तभी भाषा के स्तर पर भेदभाव से हम ऊपर उठ पाएंगे और समाज में समानता स्थापित करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो भाषा, मीडिया और समाज एक त्रिवेणी की तरह है, एक का प्रभाव दूसरे पर, दूसरे का प्रभाव तीसरे पर आपस में पड़ता ही है। वैसे विषय बहुत लंबा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जो समय दिया गया था मैंने उसका अतिक्रमण कर लिया है। बहुत सारे मुद्दे थे जिनकी हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आपने मुझे एक मौका दिया अपनी बात को आपके साथ साझा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भानावत सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से डिजिटल मीडिया और उसकी चुनौतियां का जो है यहाँ पर मिश्रण किया है हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, प्रतिभागी हैं उनके सामने। और खास तौर पर आपने एक बात रखी है कि वर्तनी और उच्चारण वो हमारा सही होना चाहिए। किसी भी परिवेश में हम रह रहे हो तभी हम सही अर्थ में शिक्षित माने जाएंगे जब हमारी वर्तनी और हमारा उच्चारण उस भाषा के प्रति सही हो। एक आपने समावेशी दृष्टिकोण पेश किया है सर भाषा के प्रति, और खास तौर पर आज आप एक जो डिजिटल एरा है, डिजिटल मीडिया है, उसका भी आपने एक चित्रण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से जो डिजिटल मीडिया है वो समाचारों को किस तरह से प्रयोग कर रही है, किस तरह से प्रस्तुत कर रही है, किस तरह से एक बार में एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल इस तरह का बना दिया जाता है कि पता नहीं एक ही मिनट में क्या होने वाला है। ये शायद पत्रकारिता की गहराई को इंगित करता है कि हम कितनी गहराई से पत्रकारिता कर रहे हैं। क्योंकि एक जमाना था सर कि पहले दूरदर्शन हुआ करता था, तो आपको याद होगा कि उस समय जो हमारे जो न्यूज रीडर थे, खासतौर पर जैसे सलमा सुल्तान, रिमी सिमोन खन्ना, सरला महेश्वरी, वेद प्रकाश जी, ये कुछ नाम थे सर। जब ये न्यूज पढ़ते थे तो पूरा मोहल्ला जो है वो उनको सुनने के लिए बैठता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स में किस तरह की जो न्यूज है वो प्रसारित की जा रही है। एक ही बार में एक इस तरह का माहौल, एक टेरर क्रिएट किया जा रहा है आम लोगों के जीवन में, आम लोगों के मन में। तो शायद ये कहीं ना कहीं शायद पत्रकारिता है वो अपने मूल जो एक जो उसका रास्ता है उससे भटक गई है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं सर डॉक्टर भानावत जी। ये हमारे फॉर्मर हेड है सेंटर ऑफ मास कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, और इन्होंने ही जो है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया था। इनके अथक प्रयासों से ही यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो मास कम्युनिकेशन है वो एक अलग से एक डिपार्टमेंट सेटअप हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर भानावत जो हैं पूरे वर्ल्ड में, खास तौर पर न्यूयॉर्क, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, कजाकिस्तान, दुबई आदि देशों में ये अपना वृतांत वहां सुना चुके हैं। भाषा के प्रति अपना दृष्टिकोण इन्होंने पेश किया है। तो बहुत बड़े विद्वान हैं। 35 जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनकी इन्होंने पीएचडी करवाई है, और एक डायरेक्टर के तौर पर कम्युनिकेशन ब्यूरो राजस्थान यूनिवर्सिटी के इन्होंने पार्टिसिपेट किया है लगभग 200 नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार, सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंसेस में। तो डॉक्टर भानावत जी, हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना समय हमारे प्रतिभागियों को दिया, हमारे कॉलेज को दिया, और अपने अनुभव का
खास तौर पर पत्रकारिता और जो भाषा और उसकी जो वर्तनी है उसको साझा किया है यहाँ पर कि किस प्रकार से आज के जो युवा पीढ़ी है उनकी जो भाषा है, उनका जो लेखन है, उनका जो उच्चारण है, उनकी जो वर्तनी है वो बिगड़ती जा रही है। तो हमें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा ही नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर भी हम कई बार देखते हैं कि जो साइन बोर्ड सड़कों पर लगे रहते हैं उनमें भी कितनी अशुद्धियां होती है। तो बड़ा दिल को तकलीफ पहुंचती है कि भाई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। युवा पीढ़ी के साथ साथ हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, हम इस बात का उल्लेख जरूर हमें से हमारी जो सेमिनार है उसकी जो आउटलाइन हम जो रखेंगे, बाद में जो रिपोर्ट रखेंगे उसमें इसका जिक्र हम जरूर करेंगे और सरकार तक ये बात हम जरूर पहुंचाएंगे कि सर इस तरह की जो चीजें हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये एक माध्यम है युवा वर्ग को जोड़ने का भाषा के साथ में। और युवा वर्ग जिस तरह से भाषा के साथ जुड़ करके अपना विकास करेगा, समाज का विकास करेगा, क्योंकि हमें समावेशी होना है। जैसे अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें समाज को समावेशी बनाना है कि किस तरह से आजादी के आंदोलन में भाषा का प्रयोग किया गया था राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए। तो आज भी वही एक समय है कि हमें लोगों की चेतना को जागृत करना है, समाज को जागृत करना है, और भाषा का इसमें अहम योगदान होता है, बहुमूल्य योगदान होता है। तो हम आपके बहुत आभारी हैं सर, बहुत ही कृतज्ञ हैं कि आपने समय निकाला। रवि जी एक बात कहना चाहूंगा, वो जो आपने मेरा परिचय में जो भी आत्मीयता प्रदर्शित की, लेकिन जो महत्वपूर्ण मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट से, क्योंकि मीडिया की सेमिनार में है, मान के चलता हूं कि मीडिया के प्रति उनका रुझान होगा और हो सकता है बहुत सारे मीडिया शिक्षक या विद्यार्थी हों। मैं पिछले 28 वर्षों से नियमित रूप से एक पत्रिका निकाल रहा हूँ, मीडिया जर्नल है, कम्युनिकेशन टुडे। तो कोई भी हमारे ऐसे मित्र जो मीडिया संबंधी विषयों पर लिखते हो, हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में, बाइलिंगुअल है मेरा जर्नल, 1997 से रेगुलर छप रहा है, तो आप लोग उस जर्नल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है communicationtoday.net, उसमें सारे 28 वर्षों के जो अंक हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं, आइडिया लग जाएगा किस तरह के हमारे आर्टिकल्स हैं। तो उसमें भी आपकी रचनाएं आमंत्रित हैं। सर अगर पॉसिबल हो तो वो लिंक जो है ग्रुप में शेयर कर दें, हमारे प्रतिभागी उसको अच्छे से जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। बहुत सिंपल है, communicationtoday.net, बस डाल दूंगा मैं ग्रुप में भी, हाँ जी, चैट बॉक्स में डाल दूंगा। आप कम्युनिकेशन टुडे या संजीव मानावत भी डालेंगे गूगल पे तो आ जाएगा। हाँ जी सर, वो शेयर कर देंगे हम पार्टिसिपेंट्स के साथ। हाँ, और हाँ। सर बहुत बहुत आभार, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। एक बात और जो मेरी सर से चर्चा हुई थी वो भी आप सबसे साझा करना चाहूंगी। सर 450 के करीब वेबिनार्स आयोजित कर चुके हैं। तो 450 नहीं, 160 वेबिनार, 160 है, वीडियो 500 से ऊपर है मेरे। अच्छा, हाँ जी, तो लाइव वेबिनार्स 160 कर चुके हैं। सर हमें भी मौका दीजिएगा, आगे भी कोई हो तो हम लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा। हमारा कल भी एक इंटरनेशनल वेबिनार है, डायनेमिक्स ऑफ मीडिया, इसको लेकर के है, और उसका इनॉग्रल एड्रेस जो है वो केजी सुरेश, जो वाइस चांसलर थे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में, वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। हाँ तो जी, वो भी मैं आपको भिजवा दूंगा, आप चाहें तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू सर। और सर आपने बहुत अच्छी बातें रखी। एक बात मुझे ध्यान में आ गई, जैसे आप बता रहे थे कि शब्द जो है, तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शब्द हमारी पहचान बने तो अच्छा है, चेहरे का क्या है वो तो हमारे साथ चला जाएगा। तो आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई कि शब्दों का चयन जो है लेखन में भी और बोलने में भी हमें किस प्रकार करना है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर, आपका बहुत बहुत आभार। राजस्थान की धरती से आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।